हेलो एवरीवन, आई एम उन्नति तोमर एंड वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। आज हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ द एंग्लो सैक्सन एज। ये हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? हम जब इंग्लिश लिटरेचर का हमारा सिलेबस है, आपने देखा होगा, फर्स्ट हमारी जो 4 यूनिट्स हैं दैट आर ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। और आप सभी अवेयर होंगे इस बात से कि जो हमारा ऑलमोस्ट 60% जो हमारा एग्ज़ाम आता है पेपर 2 यूजीसी नेट में, वो हमारी ये 4 जो मेजर यूनिट्स हैं वो कवर करती हैं। तो ये हमारे लिए क्रूशियली इंपॉर्टेंट है कि हम इन यूनिट्स को डिटेल में कवर करें। तो आज हम जो एंग्लो सैक्सन एज के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा ये जो यूनिट है पोइट्री, क्योंकि उस टाइम पर हमारा ड्रामा एग्जिस्ट नहीं करता था। एंग्लो सैक्सन एज की शुरुआत हमारी पोइट्री से होती है। ठीक है, तो आज हम एंग्लो सैक्सन एज के पूरे लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। पोइट्री के अलावा और भी कौन कौन राइटर्स थे, क्या वहाँ की सोसाइटी में कंडीशंस थी, हम उन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज़ कि एंग्लो सैक्सन एज हमारी शुरू कब से होती है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, ये आप लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 450 एडी। ठीक है, से 1066 एडी तक हमारा पूरा एंग्लो सैक्सन एज जो हमारी है वो पूरी चलती है। ठीक है, ये आपको कहीं कहीं पर किसी किसी बुक्स में डिफर भी कर सकता है ये जो 450 एडी है, बट हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि 450 एडी से 1066 एडी, 1066 में हमारा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे नॉर्मन्स आते हैं। तो यहाँ ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये हमारा एंग्लो सैक्सन एज हमारी पूरी चलती है। ओके, सो द एंग्लो सैक्सन एज स्पैनिंग फ्रॉम रफली 449 टू 1066 एडी मार्क्स अ पाइवटल पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारी इंग्लिश हिस्ट्री की हमारी शुरुआत है यहाँ से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि ये शुरुआत हुई कैसे, क्या पहले एग्जिस्ट करता था एकदम से ये एंग्लो सैक्सन एज आई कहाँ से, ये 450 एडी से ही क्यों है? तो अगर हम इसके बारे में बात करें, आई विल राइट इट हियर। सबसे पहले हमारा ये एक एरिया था जिसको ब्रिटेनिया बोला जाता था। जो हमारा प्रेजेंट डे ब्रिटेन है उसको पहले ब्रिटेनिया बोला जाता था। ये एक एरिया ऐसा था, यहाँ पर ग्रीक्स ने पहले अटैक किया, रोमन्स ने अटैक किया। फिर क्या होता है, रोमन्स का जो अपना एरिया होता है उस पर एक जर्मैनिक जो अटैक होता है वो हो जाता है। तो ये लोग उस टाइम पर पहले ब्रिटेन को रूल कर रहे थे, बट जैसे ही इनके एरिया पर अटैक होता है यहाँ से सारी फोर्सेस वापस रोमन जो हमारा रोम है वहाँ पर वापस चली जाती हैं। तो ये जो पूरा ब्रिटानिया का एरिया था, यहाँ पर लोग बच जाते हैं जिनको अब कोई रूल नहीं कर रहा है। इतने टाइम से इन लोगों को रूल किया जा रहा था कि इन लोगों की जो फाइटिंग स्किल्स थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, इनके अंदर से जो वो एक लड़ाई झगड़े जो पूरी ट्रेनिंग होती थी, ये लोग वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि इनको बहुत एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से रूल किया जा रहा था। तो इनके अंदर से वो सारी फाइटिंग स्किल्स उस टाइम पर ख़त्म हो चुकी होती थी। तो फिर क्या होता है, जब रोमन फोर्सेस वहाँ से चली जाती हैं और ये पूरा एरिया हमारा बचता है कि इसमें अब कोई भी रूल नहीं कर रहा है, तो कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स, कौन कौन सी ट्राइब्स थी ये हमारी? एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। ये जर्मैनिक ट्राइब्स हमारी इस लैंड पर जो ब्रिटानिया के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर, वहां पर अटैक करती हैं। ये अटैक करती हैं तो उसके बाद होता क्या है, सैक्सन्स हमारे कहां से आए थे? जर्मनी का एक एरिया था सैक्सनी। ठीक है,
वहाँ से हमारे सेक्शंस आए थे। इसके बाद होता क्या है, ये आप मैप देख सकते हैं, जब ये ट्राइब्स हमारे यहाँ पर अटैक करती हैं तो एक तो हमारा ये एरिया है मर्शिया, ठीक है, एक नॉर्थम्ब्रिया। आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेजर एरिया जो हमारा होल्ड कर रहे हैं दैट इज मर्शिया, नॉर्थम्ब्रिया एंड दिस इज ईस्ट एंग्लिया। तो कौन कौन सी 3 ट्राइब्स मैंने बताई? एंगल्स, ठीक है, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। ये जो तीनों एरिया थे these were ruled by एंगल्स, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है वेसेक्स, ससेक्स एंड एसेक्स। these 3 were ruled by सेक्शंस, फाइन। नेक्स्ट हमारा एक एरिया बचता है कैंट का, दिस वॉज रूल्ड बाय जूट्स। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे हमारे जो पूरा ये ब्रिटानिया का जो पूरा एरिया था, ठीक है, इसका मेजर पार्ट इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत बार हमारे नेट में भी रिपीट हुआ है। डायरेक्टली नहीं पूछा गया है बट इनडायरेक्टली लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स करके प्रीवियस ईयर में हमारे इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं कि कौन सा एरिया, कौन सी जो जर्मैनिक ट्राइब थी वो रूल कर रही थी। तो नॉर्थम्ब्रिया, मर्शिया एंड ईस्ट एंग्लिया, दीज वर रूल बाय एंगल्स, ठीक है। वेसेक्स, ससेक्स एंड एसेक्स, दीज वर रूल बाय सेक्शंस। और फिर हमारा जो एक कैंट का एरिया था, दीज वर रूल बाय जूट्स, ठीक है। तो मेजर पार्ट कौन हमारा रूल कर रहा था? एंगल्स, ठीक है। ये पहले एंगल्स से बना इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते, लोगों की बातचीत में होते होते ये इंग्लैंड से हमारा बन जाता है प्रेजेंट डे इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड हमारा कहाँ से आया? इंग्लैंड यहाँ से आया, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ही क्यों आया? क्योंकि जो मेजर एरियाज थे वो हमारे एंगल्स रूल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक और हमारा क्वेश्चन पास्ट में बना हुआ है यूजीसी नेट में, दैट इज कि जो नॉर्थम्ब्रिया है हमारा, ठीक है, वो था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें भूलना नहीं है। सेंटर ऑफ ऑल लिटरेरी एक्टिविटीज, ये चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट में पूछा गया है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ ऑल लिटरेरी एक्टिविटीज हमारे ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड था उसमें क्या था? दैट वाज नॉर्थम्ब्रिया, ठीक है। जितने भी हमें लिटरेरी एक्टिविटीज देखने को मिली हैं उस टाइम पे जो पता लगाया गया है, ठीक है, वो हमारी इस एरिया से आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मर्शिया। मर्शिया हमारा क्या था? सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एज वेल एज कमर्शियल, ठीक है। ये दोनों चीजें नोट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नॉर्थम्ब्रिया हमारा सेंटर था सारी लिटरेरी एक्टिविटीज का और मर्शिया हमारा सेंटर था सारी पॉलिटिकल या फिर आप कह सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज का। अच्छा, उस टाइम पर क्या होता था कि इन सब जगह के डायलेक्ट्स अलग अलग थे, ठीक है। एक डायलेक्ट होता है, हर एक हमारी भाषा है, जैसे हिंदी है, हिंदी के अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, कुछ हरियाणवी, राजस्थानी, ये डायलेक्ट्स हैं हमारे, उसमें भी अलग अलग एरियाज़ के, ठीक है, अलग अलग डायलेक्ट्स हमारे पाए जाते हैं। तो जो पूरा हमारा एंग्लो सेक्सन एज का लिटरेचर था वो किस डायलेक्ट में मिला है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट वाज, ये जो हमारा वेसेक्स का जो रीजन है ना, यहाँ पर पे जो डायलेक्ट बोला जाता था वेस्ट डायलेक्ट, पूरा हमारा जो लिटरेचर मिला है एंग्लो सेक्सन का मोस्टली वो हमारा जो डायलेक्ट यहाँ पर पे यूज़ होता था उस डायलेक्ट में हमारा एंग्लो सेक्सन का लिटरेचर मिलता है, ठीक है। क्लियर है? अब हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आपको यहाँ पर पे एक वॉल दिख रही होगी, दिख रही है? क्या नाम है इसका?
ओफाज डाइक। ये क्या है? जब मर्शिया में ओफा नाम के एक रूलर हमारे रूल कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर पे एक वॉल बनाई थी इस एरिया के अंदर। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश किंगडम्स, ये जो इस कलर में है वो सब, इसका मतलब ये जो एरिया था वो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास था, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनके पास था। तो ये जो ओफाज डाइक थी एक वॉल है जो मर्शिया को और जो ये वाला एरिया है हमारा, इसको अलग करती है। इसी की वजह से यहाँ पर भी हमारे जर्मैनिक ट्राइब्स का अटैक नहीं होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपने वेल्स रीजन के बारे में सुना होगा। ये हमारा लेटर जाके वेल्स का एरिया बनता है, ठीक है। और ये लोग आज भी जो अपना कल्चर है, इनकी जो लैंग्वेज है, वो जो ब्रिटेन है उससे काफ़ी अलग है। रीज़न बीइंग कि जब यहाँ पर पे जर्मैनिक ट्राइब्स का अटैक हो रहा था, या सिर्फ जर्मैनिक ट्राइब्स का नहीं, और भी काफ़ी लोगों ने, वाइकिंग्स का अटैक हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पे जो अटैक्स हो रहे थे, ये जो एरिया था वो यहाँ पर पे नहीं, यहाँ क्या हो रहा था, अटैक्स हो रहे थे, तो ये फिर वहीं पर रहने लगे। फिर नेक्स्ट इनकी जनरेशन आई, उनका ब्लड मिक्स था, तो उनके कल्चर वहाँ पर इन्फ्यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे ब्रिटेन में ये सब चल रहा था, बट ये एरिया उससे अलग था। तो इसी वजह से यहाँ का जो आज भी कल्चर है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, इवन दो ये लोग अपने आप को पार्ट भी नहीं मानते हैं यहाँ का, ये इनका पूरा कल्चर, पूरी लैंग्वेज सब अलग है, क्योंकि यहाँ पर पे उस लेवल पर वॉर, उस लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स का अटैक नहीं हुआ है जितना हमारा बाकी ब्रिटेन में हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा वेल्स का एरिया है, और इस वेल्स के एरिया को मर्शिया से कौन अलग करता है, ओफाज डाइक, जो हमारी किसने बताई थी, ओफा नाम के एक रूलर थे, उन्होंने बनाई थी। गॉट इट? ठीक है, ये हम समझ गए हैं, पूरा एरिया समझ में आ गया है कि कौन कौन रूल कर रहा था यहाँ पर पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं कि, अच्छा पहले मैं बताना चाहूंगी 6th सेंचुरी में हमारा 450 एडी से हम अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं कि एंग्लो सैक्सन एज शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर 6th सेंचुरी से यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी आ जाती है, ठीक है। उससे पहले अब इंसान को एक होप चाहिए होती है, जब एक सोसाइटी होती है जो साथ में रहती है, तो एक होप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी में। आज के टाइम पर हमारे लिए वो रिलीजन है, ठीक है। तो पहले भी किसी ना किसी को तो वो लोग मानते होंगे, एक होप किसी के लिए तो रखते होंगे। तो जब क्रिश्चियनिटी 6th सेंचुरी में आई, तो उससे पहले ये लोग किसको मानते थे, किसकी पूजा करते थे, बताओ, एनी आइडिया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। आगे आगे हम देखेंगे कि चर्च की एक सुप्रीम पावर रही है, किंग से ऊपर चर्च माना जाता था। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे चर्च ने पूरा रूल किया है। बट उससे पहले ये लोग किस चीज में बिलीव रखते थे, पेगनिज्म। ये क्या होता है, पेगन गॉड्स। पेगन गॉड्स क्या होता है, एनी आइडिया? जब नेचर को आप वर्शिप करते हैं, ठीक है, आप ट्रीज को वर्शिप करते हैं। इवन अगर आपने आगे जाके आप पढ़ोगे विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक एज में, अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है, वो भी पेगनिज्म में ठीक है बिलीव रखते थे। तो पेगन गॉड्स क्या होते हैं, जो हमारे कुल देवता काइंड ऑफ, ठीक है। आप याद रखने के लिए
जो अपनी लाइफ से एसोसिएट करके कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। तो ये किस चीज़ को मानते थे? अपने पेगन गॉड्स को मानते थे उससे पहले। फिर आती है क्रिश्चियनिटी, ठीक है। उसका इम्पैक्ट हम आगे लिटरेचर में भी देखेंगे कि किस तरीके से पूरा लिटरेचर इन्फ्लुएंस होता है क्रिश्चियनिटी के आने के बाद। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप आगे आगे देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी का कितना रोल बढ़ते जाता है लोगों की लाइफ में। चर्च एक सुप्रीम पावर हो जाती है, चर्च के पास सारे कंट्रोल होते हैं। आगे आगे डिवोर्स के ऊपर भी चलता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्रिश्चियनिटी के हाथ में था। जो चर्च थे हमारे, जो पॉप थे, उनके हाथ में था कि किसे क्या अलाउ करना है, ठीक है। हर चीज़ सोसाइटी की चर्च हमारी कंट्रोल कर रहा था। आगे हम जॉफरी चौसर पढ़ेंगे, उन्होंने वो आगे उसके बारे में भी बताते हैं कि कैसे चर्च में करप्शन हो रहा था। तो वो सब चीज़ें हम आगे जाके डेफिनेटली इसमें पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। बट द थिंग इज़ कि पहले वो लोग अपने पेगनिज्म में बिलीव रखते थे, फिर क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस होती है 6th सेंचुरी के अराउंड, तब से ये लोग क्रिश्चियनिटी में इनका बिलीव बढ़ जाता है और ये लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लग जाते हैं। Here it is mentioned the arrival of Christianity in the 6th century, ठीक है, this is important, significantly transformed Anglo-Saxon society, replacing pagan beliefs with Christian teachings. Okay. Next is monasteries. Monasteries became centers of learning and cultural development, preserving knowledge and fostering लिटरेसी। तो ये देखो आपकी सोसाइटी में जो हमारी लिटरेसी का, कल्चरल डेवलपमेंट का, सेंटर ऑफ लर्निंग, जो एक सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो किसके अंडर आ रही थी? हमारी मोनेस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? क्रिश्चियनिटी ब्रॉट न्यू आइडियाज एंड वैल्यूज शेपिंग कल्चरल कस्टम्स, लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। इसका हम देखेंगे कि लिटरेचर में आगे भी हमारे वर्क्स में देखेंगे कि किस किस तरीके के वर्क्स हमारे नेक्स्ट इसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने एक समझ लिया है कि क्या सोसाइटी में चल रहा था, ठीक है, कौन आया था, कैसे उन लोगों ने रूल करना शुरू किया, किसके अंडर कौन कौन से किंगडम्स थे। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे क्या क्या लिटरेचर उस टाइम पर प्रोड्यूस हुआ। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक अगर एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ओरल ट्रेडिशन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि उस टाइम पर जो भी लिटरेचर था वो ओरल ट्रेडिशन में पास ऑन हो रहा था, ठीक है। कोई एक कहानी है, हम भी बचपन में जब होते थे, ठीक है, दादियाँ हमें कहानी सुनाती थी, वो कहीं पर रिटर्न नहीं है, बट कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही है। वो किसने लिखी, कब लिखी, हमें नहीं पता है, बट वो पास ऑन हो रही है। वो पास ऑन कैसे हो रही है? ओरल ट्रेडिशन की फॉर्म में वो पास ऑन हो रही है। तो पहले यही होता था कि ओरल ट्रेडिशन क्या होता था? पोएट्री संग बाय कोर्ट मिनिस्ट्रल्स, स्कोप्स होते थे इन रॉयल कोर्ट्स। ये लोग क्या करते थे? कोई भी एक पोएट्री लिखते थे, उसको जाके डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में सुनाते थे, ठीक है। किसी भी किंग के उस पर चले गए, कोर्ट में चले गए और वहाँ पे उन्होंने कोई पोएट्री सुनाई, ठीक है। अब वो पास ऑन हो रही है। जैसे हमें भी आज भी कोई गाना अच्छा लग जाता है ना, हम एक बार सुनते हैं फिर उसको गाते रहते हैं बाद में, ठीक है। अब पुरानी सुनाती थी दादी नानी कोई ऐसी, अभी तक भी मुझे याद है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो मतलब कहाँ से आई है, क्या है, बट वो याद है, ठीक है। तो वो जो चीज़ हमें अच्छी लग जाती है वो ओरल ट्रेडिशन के फॉर्म में पास ऑन होती है। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एलिटरेशन। पोएट्री लिखी जा रही थी, पोएट्री गाई जा रही थी, ठीक है, सब लोग उसे एंजॉय कर रहे थे, बट किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? एलिट्रेशन के फॉर्म में। क्या होता है एलिट्रेशन? हाँ, ये क्या होता है? जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, शी sells seashells on the seashore। तो इसमें क्या हो रहा है? एस 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 एस, ये क्या है? हमारा एक
कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। ये क्यों आया, ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि जब एक रिदमिक पैटर्न, एक म्यूजिकल क्वालिटी, ये लोग अभी इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही रूडिमेंट्री थी, इन लोगों के पास कोई प्रॉपर सिंटेक्स स्ट्रक्चर नहीं था, कोई प्रॉपर लिटरेचर उस टाइम पर नहीं था। तो अब इनको जो स्कोप्स थे हमारे, उनको हर एक कोर्ट में जा जाके पोइट्री सुनानी है। तो अपनी पोइट्री को बेटर बनाने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगे, किनको उनको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले, तो वो क्या करते थे कि मेरी सबसे बेटर होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, वो उसमें कुछ म्यूज़िकल क्वालिटी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना एनहांस्ड ग्रामर और ये सब नहीं था कि वो अलग अलग राइमिंग स्कीम उसमें लगा सके। वो हम बात करेंगे कि राइमिंग स्कीम कैसे इंट्रोड्यूस होती है नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर पे ये लोग क्या करते थे, इसमें एलिटरेशन का इन्होंने यूज़ करना शुरू किया कि वो लोग स्टार्टिंग के जो हमारे इनिशियल्स होते थे हर वर्ड के, उसको एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड पे रखेंगे जिससे वो थोड़ा म्यूजिकल लगे, उसको सुनने में थोड़ा मज़ा आए। तो इस तरीके की टेक्निक्स उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ करना शुरू किया। ये कंपल्सरी यूज़ था उस टाइम पे, समटाइम्स लीडिंग टू मोनोटनस साउंड। अब क्या होता है, ये थोड़े टाइम के बाद मोनोटनस लगने लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो इसमें है वो इनिशियल साउंड में हमारे एक रिदमिक पैटर्न है, बट वो आफ्टर अ टाइम काफ़ी मोनोटनस भी फील होने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टॉक फॉर्मूला। स्टॉक फॉर्मूला क्या होता है, लाइंस विद एक्सेंटेड एलिट्रिव सिलेबल्स एंड अ मिडल पोज। उसमें बीच में एक पोज आएगा जिसे सिजोरा भी बोलते हैं, और ये इधर ये पूरी लाइन होगी, इसमें एक पोज आएगा और फिर ये एक इधर लाइन होगी, ठीक है। ये पैटर्न भी उस टाइम पे फॉलो किया जा रहा था, दैट वाज स्टॉक फॉर्मूला, ठीक है। यहीं अगर हम देखें, द पोएट्री वाज ऑफन संग बाय कोर्ट मिनिस्ट्रल्स और स्कॉप्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ओरल ट्रेडिशन व्हाइल एलिट्रेशन कैन लेंड म्यूजिकलिटी टू पोएट्री। अभी हमने बात करी, इट्स कंपल्सरी यूज इन एंग्लो सैक्सन वर्ड्स समटाइम्स रिजल्टेड इन अ मोनोटनस एंड मैकेनिकल साउंड, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो हमारे एंग्लो सेक्शन का जो हमारे पास लिटरेचर है, वो टोटल हमारे पास कितना है लिटरेचर, सो दैट इज कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 लाइन्स। ये भी कहीं पूछा गया है कि जो हमारा एंग्लो सेक्शन एज का लिटरेचर है वो कितनी लाइन्स में एग्जिस्ट करता है अभी, दैट इज 30,000। और इसमें हम आके देखेंगे इसी स्लाइड में आगे कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 लाइन्स हमारी सिर्फ एक ही एपिक है जो बियोवुल्फ, वो सिर्फ बियोवुल्फ की हैं, ठीक है। तो 30,000 लाइन्स ऑफ एंग्लो सेक्सन पोइट्री हैव सर्वाइव टू दिस डे। और भी हो सकता है लिखा गया हो, बट जो अभी तक सर्वाइव हमारे पास किया है दैट इज दिस। Preserved in various manuscripts, these works provide invaluable insights to the literary and cultural landscape of the period. इन्हीं से हमें पता लगता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ हम बात करने वाले हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। हमने भी पीछे पढ़ा कि जो ये पूरा हमारा लिटरेचर है ये सरवाइव किया है कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। कौन कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं? पहले ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, अभी पिछले 4-5 साल से नहीं इस पे आई थिंक कोई क्वेश्चन आया है, बट प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स के, तो उसमें इन पे क्वेश्चन हमारा बना है। 4 हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, नेक्स्ट इज वर्सेली बुक, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा बुक, एंड नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं, इसको कॉटन वीएस मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी 10th सेंचुरी बताई गई, इसकी डेट बताई गई है कि कब की ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये क्या क्या इंक्लूड करती है? जेनेसिस ए एंड जेनेसिस बी, एक्सोडस एंड डेनियल। ये क्या है? ये हमारी पोइट्री है, ठीक है। किस टाइप की पोइट्री है? रिलीजियस। ये हम अभी बात करेंगे आगे कि किस किस टाइप का लिटरेचर हमारा उस टाइम पर हमें मिला है। नेक्स्ट इज 10th सेंचुरी में ये हमारी वर्सेली बुक कंटेन्स द ड्रीम ऑफ द रूड, एंड्रियस पोएम। ड्रीम ऑफ द रूड ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है, ठीक है, ये आप मिस नहीं कर सकते।
ड्रीम विजन क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? ड्रीम विजन पोएट्री क्या होती है? एनी बेसिक आइडिया? नो, एक्चुअली इट इज़ कि पहले तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि द ड्रीम ऑफ द रूट, ये फर्स्ट पोएम है हमारी, ठीक है, ड्रीम विजन की फॉर्म में। ये आगे चौसर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर आगे रोमांटिक पीरियड में जाके जॉन केट्स भी यूज़ करेंगे। ये होता क्या है कि आप एक कैरेक्टर है, वो बैठा हुआ है, वो सोचता है, वो कुछ फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो बुक पढ़ रहा है, बुक पढ़ते पढ़ते वो सो गया, फिर उसको एक ड्रीम आता है, ठीक है, और फिर आगे जो हमारी पूरी स्टोरी चलेगी वो ड्रीम में चलेगी, ठीक है। ये ड्रीम विजन की फॉर्म होती है। तो जो हमारी सबसे पहली हमें इंग्लिश लिटरेचर में, ब्रिटिश इंग्लिश हिस्ट्री में हमें जो ड्रीम विजन की फॉर्म में जो पोएम मिलती है, ठीक है, वो ये मिलती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे इसका बहुत एक्सटेंसिवली हमारे इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ हुआ है इस फॉर्म का, कि ड्रीम में हम कोई पूरा देख रहे हैं, फिर वो अचानक उठता है बाद में, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो भी हमारी स्टोरी चलती है आगे आगे हम पढ़ेंगे कई सारे ड्रीम विजन की फॉर्म में पोइट्री भी, बट ये हमारा एक की फैक्टर है इसमें, ठीक है। फिर आती है हमारी एक्स्ट्रा बुक, इसका एक टाइमलाइन दी गई है 960 टू 980 एडी, ठीक है। ये क्या इंक्लूड करती है? द वॉन्डरर, द सी फेरर और रिडल्स, ठीक है। वॉन्डरर और सी फेरर के बारे में मैं भी बताऊंगी कि ये क्या है। बेसिकली ये एलिजीज हैं। क्या होता है एलिजीज हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिडल्स। दिस वन इज इंटरेस्टिंग कि उस टाइम पर क्या होता था, रिडल्स, रिडल्स समझते हो, पहेलियाँ, ठीक है, कि ये तो वो क्या हम आज भी पूछते हैं ना, ठीक है। तो रिडल्स भी हमारी उस टाइम के लिटरेचर में मिली हैं। उस टाइम पर रिडल्स यूज़ की जाती थी, वो भी लिखी हुई हैं हमारी। वो हमें कहाँ मिलती है? इस मैन्यूस्क्रिप्ट में मिलती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि एक्स्ट्रा बुक में रिडल्स भी मिली हैं। ये एलिजीज के बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर ये हमारी बेओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि इसका मेजर पार्ट में हमें बेओवुल्फ मिली है। ये सिर्फ इसी एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट में पूरा बेओवुल्फ हमें मिला है, ठीक है, कॉटन वीएस मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। इसको बेओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा बेओवुल्फ जो पूरा एपिक है, एपिक पोयम, वो हमारी इसमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है नोटेबल एंग्लो सैक्सन राइटर्स। इससे पहले मैं बात करूंगी कि किस टाइप का लिटरेचर हमें एंग्लो सैक्सन एज में मिला है। एंग्लो सैक्सन एज के पूरे लिटरेचर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। या तो वो हीरोइक था, या वो रिलीजियस था, या फिर वो सिंपल लिरिक्स थे जिसमें हमारी एलिजीज भी आ जाती है। मेजर जो हमारा पार्ट था एंग्लो सैक्सन पूरे लिटरेचर का, वो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड था, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि क्यों? जैसा कि मैं बोलती हूँ हमेशा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। उस टाइम क्या चल रहा था? वॉर्स। सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पे ज़रूरत थी वो क्या थी किसी भी इंसान को? हीरोइक क्वालिटीज़ की। वॉर्स में जाओ, फाइट करो, जीतो, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिटरेचर में भी हमारे वो चीज़ रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हीरोइक पोइट्रीज लिखने का ट्रेंड था, क्योंकि पूरा हमने देखा अभी कि जर्मैनिक ट्राइब्स का अटैक, वाइकिंग्स का अटैक, और भी पता नहीं कितनी सारी ट्राइब्स ने उस एरिया पर अटैक किया था। जो एक इसेंशियल क्वालिटी जो चाहिए थी किसी भी इंसान के अंदर, वो थी कि उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अभी हमने बात करी क्रिश्चियनिटी की, कि कैसे वो हमारी एंग्लो सैक्सन एज में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट हमें यहाँ दिखने को मिलता है कि हमारे रिलीजियस जो पोइट्री थी उसका ट्रेंड बढ़ जाता है। फिर हमारे सिंपल लिरिक्स जिसमें एलिजीज लिखी जाती है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि एलिजीज होती क्या है।
या एलिजी। एलिजी की एक टाइप की हमारी पोइट्री है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसकी थीम, उसका मूड कैसा रहता है पूरी पोइट्री का, सैड, ठीक है, ग्रीफ, किसी चीज़ का लेमेंट, एक एक दुख वाला पूरा माहौल आपको उस पोइट्री में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड जो फिलोसॉफिकल हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको इसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि लास्ट में उसमें एक एक्सेप्टेंस है। तो ये जो हमारी पूरी एलर्जी होगी, ये एक पॉजिटिव नोट पर ऐड होंगी कि ठीक है, जो हुआ हो गया, अच्छा ही हुआ होगा, या एक एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं। तो ये पूरी हमारी पोयम में एक आपको एक सैडनेस, एक ग्रीफ, एक लेमेंट, ठीक है, लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस उसमें आपको लगेगा कि पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और वो एक पॉजिटिव नोट पर एंड होती है। जनरली हम एज्यूम करते हैं कि एलिजी किसी की डेथ पर ही लिखी जाती है, जनरली ये एज्यूम किया जाता है, बट ये है मे बी या मे बी नॉट। ये जरूरी नहीं है कि एलिजी सिर्फ डेथ पर ही लिखी जाएगी, ठीक है। इन जनरल भी आप लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड किसी थीम पर आप लिख सकते हो, वो एलिजी की कैटेगरी में ही काउंट होगा, ठीक है। फेमस हमारी कई सारी एलिजीज हैं, पिछले प्रीवियस ईयर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें नेट में, तो कई सारी जो हमारी फेमस एलिजीज हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंग्लो सेक्शन से एंग्लो नॉर्मन, आगे भी जो हमारी एलिजाबेथन एज, पूरे ब्रिटिश जो लिटरेचर में हमारी एलिजीज लिखी गई हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दिया हुआ है। मतलब आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन सी एलिजी कब लिखी गई, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, पीबी शेली ने जॉन कीट्स के लिए लिखी, ठीक है, और भी बहुत सारी हमारी एलिजीज लिखी गई हैं, विक्टोरियन पीरियड में भी लिखी गई हैं, ठीक है। काफ़ी सारी एलिजीज हैं हमारी। तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करने के लिए ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये 2 से 3 बार आ चुका है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन सी एलिजी हमारी किस पीरियड में आई, एक रफ आइडिया कि किस चीज़ के बारे में पता होना कि बेसिकली एलिजीज है क्या। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेथ पर ही लिखी जाएगी, ठीक है। वो इन जनरल भी लाइफ एंड डेथ की चीज़ों को हमारे क्वेश्चन करती हुई एक पोएम लिखी जा सकती है। तो अभी कनेक्ट हो रहा है कि उस पीरियड में क्यों लिखी गई होंगी एलिजीज, एनी आइडिया? बताओ बताओ। एग्जैक्टली, वॉर्स हो रहे थे उस टाइम पर, ठीक है, वॉर्स जा रहे थे कि दोनों साइड से लड़ाई होगी, ठीक है, तो डेथ तो होगी, ठीक है, तो डेथ हो रही थी, तो उस वजह से उस टाइम पर, या इनकेस अगर डेथ के ऊपर नहीं भी लिख रहे, तो एक वो सैडनेस थी, एक वो लेमेंट था। इवन दो हीरोइक क्वालिटीज को प्रेज किया जाता था, ठीक है, बट किसी का पर्सनल लॉस अगर है तो वो उसको हम जो इन एलिजीज में वो हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर एक एलिजी की बात करूं, द वाइफ्स लेमेंट, ठीक है, इसी पीरियड की हमारी एलिजी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक वाइफ, शी इज लेमेंटिंग, ठीक है। तो इनको डेप्थ में पढ़ने की नहीं है ज़रूरत, ठीक है, इनकी समरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर किसी वर्क की अगर डिटेल समरी हमें जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ बियोवुल्फ, ठीक है, उसका एक रफ आइडिया हम अभी आगे लेंगे, बट और किसी वर्क को इतने डेप्थ में इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फैक्ट्स याद रखो एंग्लो सेक्सन एज की, कि क्या है, क्यों है, एक कॉन्सेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनके असर्शन रीज़न का कोई क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड आता है कि रिडल्स किस मैन्यूस्क्रिप्ट में पाई गई, वो आपको पता होना चाहिए, बियोवुल्फ किस मैन्यूस्क्रिप्ट में हमें मिला वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक फैक्चुअल नॉलेज और साथ साथ एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ, ठीक है। ये सब कोई भी एलिजी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी बाकी कोई भी रिलीजियस कोई पोइट्री डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन तो अगर आप पढ़ने की भी कोशिश करोगे, ठीक है, उन पोइट्रीज को उनका ट्रांसलेशन आज पढ़ सकते हो, ठीक है, वो तो लिखे ही उस लैंग्वेज में गई है कि हम पढ़ने की भी कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में बहुत ही रूडिमेंट्री उनकी लैंग्वेज थी,
ठीक है, बिल्कुल भी पॉलिश नहीं थी। आज जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं उससे तो बिल्कुल ही अलग थी। ठीक है, तो वो हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनकी डिटेल में समरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक बेसिक फैक्चुअल नॉलेज हमें इस पूरी एज के बारे में रखनी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, हमें पता लग गया कि 3 तरीके की कैटेगरीज में हमें मिला है, जो भी लिटरेचर मिला है एंग्लो सैक्सन एज का। आ जाते हैं राइटर्स पे। सबसे पहले आते हैं साइन वुल्फ, फिर आते हैं कैडमॉन, फिर आते हैं बीड। बीड को क्या बोलते हैं, अच्छा इनका ये भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लर्नेड बीड। लर्नेड बीड का मतलब कि वो इतने पढ़े लिखे थे, इतने नॉलेजेबल थे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जी बोल रहे हैं ना, ये 677 735 AD, नॉन फॉर लिटरेचर, हिस्ट्री एंड लिंग्विस्टिक्स। किन किन चीज़ों पे इन्होंने काम किया है? नो, यू कैंट से दैट ही इज फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लर्निंग। ठीक है, यू कैन से दैट फादर ऑफ, हाँ, वल्नरेबल बीड। ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ लर्नेड बीड। इनको क्यों कहा जाता था? एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ये इन्होंने लिखी थी। ठीक है, पहली हिस्ट्री, अगर हिस्टोरिकल अकाउंट हमें इस पीरियड का मिलता है तो वो हमारी बीड के बारे में लिखी गई थी। इनिशियली ये लैटिन में लिखते थे। ठीक है, ये भी चीज़ एक याद रखनी है। ठीक है, इन्होंने लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, एक यूनिट भी है हमारी। ठीक है, यूजीसी नेट के सिलेबस में। सिंटेक्स, ठीक है, स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत मैंने बताया रूडिमेंट्री हमारी थी लैंग्वेज उस टाइम पे, तो इन्होंने बहुत काम किया है सिंटेक्स पर, स्ट्रक्चर पर, इसीलिए इन्हें लर्नेड बीड, ठीक है, इतना बड़ा एक रिकॉग्नाइज करने के लिए एक टर्म दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इन्होंने एक्लिसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इन्होंने लिखा है। इन्हें लर्नेड बीड के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लर्निंग। ठीक है, और इन्होंने सिंटेक्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पूरा उन्होंने जो लैंग्वेज को लेके इसमें इन्होंने काम किया। नेक्स्ट हमारे आते हैं कैडमोन। कैडमोन का क्या फेमस है? हिम्स। क्या होती है हिम्स? हाँ, यू कैन से दैट, खुद को याद रखने के लिए। रिलीजियस पोएट्री, ठीक है, चर्च में हिम्स पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो कैडमोन अपनी हिम्स के लिए फेमस थे। अगर आप जानते हैं जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं? हैव एनी आइडिया? नो, आगे बात करेंगे। ठीक है, बट ये अभी के लिए एक चीज़ नोट कर लो, इनको ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का जॉन मिल्टन भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे जॉन मिल्टन है, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट अगर सुना हो नाम, एक एपिक पोएम है जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ठीक है, तो ये भी रिलीजियस थीम्स पे लिखते थे। ठीक है, और हमारे जो कैडमोन है उन्होंने भी रिलीजियस थीम्स पे लिखा है। तो ये इनका एक टाइटल इन्हें मिला हुआ है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के जॉन मिल्टन काइंड ऑफ। ठीक है, अब इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? नो, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसा बोला जाता है एक शेफर्ड थे, एक फार्मर थे, और इनको एक दिन सपना आया और सपने में इन्हें गॉड ने आके बोला टू राइट पोएट्री। ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इलिटरेट, यू कैन से। ठीक है, बट इन्होंने हिम्स लिखना शुरू किया, जो इनका कहना है कि इन्हें खुद गॉड ने आके, इनके विजन में गॉड आए और उन्होंने इन्हें बोला पोइट्री लिखने का। तो इसीलिए आप ये इन्होंने हिम्स के अलावा नहीं देखेंगे आप इन्होंने कुछ कहना, सब रिलीजियस लिखा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि गॉड ने खुद इन्हें बोला है लिखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनकी 7th century मॉन्क, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं साइन वुल्फ। अच्छा, साइन वुल्फ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? ही वॉज द फर्स्ट वन
तो साइन इज वर्क्स। रूनिक लेटर्स होते थे, ठीक है, उसमें इन्होंने साइन करना शुरू किया। इसी वजह से इनके श्योर हमें वर्क्स पता है कि इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं इन्होंने? इलीन, जूलियाना, क्राइस्ट में भी स्पेसिफिकली क्राइस्ट सेकेंड, ठीक है, इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो एट्रीब्यूटेड है। एट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? हम 100% श्योर नहीं है, बट ऐसा एट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि शायद ये इन्होंने ही लिखा हो, ठीक है। जिसके बारे में हम 100% श्योर हैं दैट इज क्राइस्ट सेकेंड। ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू, या मतलब कुछ ऐसे लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स करके दे देंगे कि एट्रीब्यूटेड था या ये 100% श्योर था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 4 चीज़ें हैं, इलीन, जूलियाना, ठीक है, क्राइस्ट सेकेंड, फेट ऑफ द अपोस्टल्स, ठीक है। ये चारों पोइट्री श्योर हमें पता है कि साइन वुल्फ ने लिखी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी पोइट्री को, अपने वर्क्स को साइन करते थे, ठीक है। इन्होंने ये पूरी इनमें भी रिलीजियस थीम है। तो आप देख रहे हो अभी लिटरेचर पे क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ा है, ठीक है। तो ये है हमारे साइन वुल्फ, ठीक है। तीनों के बारे में समझ में आ गया, वर्क्स का आइडिया लग गया, ठीक है। रिलीजियस पोएट्री सेम। Religious themes were prominent in Anglo-Saxon poetry. Genesis based on the Old Testament. Genesis हमारा Old Testament, New Testament, Bible के बारे में जानते होंगे? Have any idea? After Christ, before Christ, है ना? तो एक हमारा ओल्ड टेस्टामेंट है, एक न्यू टेस्टामेंट है। उस टाइम पर ये ओल्ड टेस्टामेंट पे जेनेसिस हमारा बेस्ड है, कंसिस्ट ऑफ जेनेसिस ए एंड द इंटरपोलेटेड जेनेसिस बी, ठीक है, बिलीव टू बी रिटन बाय अ क्लर्जीमैन, ठीक है। द पोएम क्राइस्ट, कितनी लाइन्स है क्राइस्ट में? 1664 लाइन्स। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अभी नहीं आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, बट पहले आए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्ट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंग्लो सेक्सन एज पूरा हमारा 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 या 2 क्लास से अगर 1 या 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि 1-2 घंटे की पढ़ाई से, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर जैसे उसमें जिसमें कोई सिलेबस ही नहीं है डिफाइंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, भले ही 2-3 साल से नहीं आ रहा है, बट नेट को पैटर्न चेंज करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो क्राइस्ट जो है हमारा ये 1664 लाइन्स में है, इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने बताया ना अभी, क्राइस्ट 1, क्राइस्ट सेकंड एंड क्राइस्ट थर्ड, जिसमें क्राइस्ट सेकंड हमारा श्योर साइन वुल्फ ने लिखा है, ठीक है। डीलिंग विद क्राइस्ट एविडेंट, ये पूरा लास्ट जजमेंट और ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन वुल्फ वर्क्स इंक्लूड जूलियाना बेस्ड ऑन द martyrdom of Saint Juliana, ठीक है, and Eileen, which recounts, ठीक है, Saint Helena's discovery of the true cross। ये एक सुपरफिशियली हमें याद होना चाहिए कि बेसिकली किस बारे में ये वर्क्स है, ठीक है। द ड्रीम ऑफ द रूड पॉसिबली बाय अ पोएट ऑफ साइन वुल्फ स्कूल। ऐसा माना जाता है कि जो स्कूल्स ऑफ पोइट्री होते हैं, स्कूल्स ऑफ पोइट्री का क्या मतलब है कि एक, जैसे साइन वुल्फ स्कूल की बात की, तो साइन वुल्फ से इंस्पायर्ड कुछ लोग हैं जो उनके पोइट्री स्टाइल से इंस्पायर्ड है, या जिस तरीके से वो लिखते हैं उस चीज़ से इंस्पायर्ड है, तो इनके जो डिसाइपल्स होंगे या जो इनसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, ठीक है, वो लोग। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है, क्योंकि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो हो सकता है साइन वुल्फ से हमें मिलता जुलता मिला हो, ठीक है। अब उन्होंने साइन नहीं किया है या ऐसा कोई हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है वो साइन वुल्फ ने लिखा है, क्योंकि वो तो अपने हर उसको वर्क को साइन करते थे, तो इट वाज अज्यूम्ड कि ये उनके किसी स्कूल से कोई बिलोंग करता होगा, उनका कोई डिसाइपल, उसने लिखा होगा। इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश ड्रीम विजन पोएम, ठीक है। ये मैंने अभी पहले बताया कि ओल्डेस्ट हमारी इंग्लिश ड्रीम विजन हमारी पोएम है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये एक शॉर्ट में दिया हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट बेस्ड पोएम विद जेनेसिस ए एंड बी, क्राइस्ट, 3 पार्ट पोएम ऑन क्राइस्ट के जो भी लाइफ इवेंट्स थे उनके बारे में, ये याद करने के लिए। जूलियाना एंड ईलीन, साइन वुल्फ वर्क ऑन
क्रिश्चियन थीम्स, ठीक है। ड्रीम ऑफ द रूड, ओल्डेस्ट इंग्लिश ड्रीम विजन पोएम, ठीक है। तो ये एक पॉइंटर्स दिए हुए हैं ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आते हैं हमारी मेजर जो हमारी एंग्लो सेक्सन पोएम्स है उन पे। वो कौन कौन सी हैं? विट्सिट एंड बियोवुल्फ। बियोवुल्फ तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इसके बारे में तो एक भी फैक्ट आप छोड़ना, ठीक है, वो बेवकूफ़ी है। इसका हर फैक्ट किस स्टाइल में लिखा गया है, कितने पार्ट्स में लिखा गया है, समरी में से डूबना नहीं है, ठीक है, बट एक पेज पे, ठीक है, की पॉइंटर्स कि ये एरिया था, इस किंग के बारे में बात हो रही है, ये हुआ था, पूरा नहीं, हमें उस पर पूरा 4-5 पेजेस नहीं बनने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक पेज पर पूरा एक रफ आइडिया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ये किस वजह, ऐसा एक बेसिक आइडिया हमें एक पेज में बियोवुल्फ की समरी का ले लेना है, ठीक है। तो ये तो हमारा बहुत ही, मतलब अगर एंग्लो सेक्सन पीरियड से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं लास्ट डे, ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी एक देखना है और कुछ रिवाइज करना है एंग्लो सेक्सन पीरियड से, तो वो ये है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ के जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो विट्सिट के बारे में अगर हम बात करें, फाउंड इन द 10th सेंचुरी, ठीक है। कहाँ मिला ये हमें? दिस इज इंपॉर्टेंट, कहाँ? एक्स्ट्रा मैन्यूस्क्रिप्ट में। एक्स्ट्रा मैन्यूस्क्रिप्ट में और हमें क्या मिला था? रिडल्स, गुड, ठीक है, रिडल्स भी हमें इसी में मिली है। इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? हिमसेल्फ, ठीक है, उन्होंने खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में इसमें लिखा है। किसकी? स्कोप की। स्कोप कौन होते थे? अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, बार्ड्स, स्कोप्स, हाँ, जो हर किंग के कोर्ट टू कोर्ट जाके, ठीक है, वहाँ कोई पोइट्री गा के सुनाते थे, ठीक है। तो ये इनका काइंड ऑफ एक ट्रैवल अकाउंट है कि वो किंग, एक किंग के कोर्ट से दूसरे किंग के कोर्ट तक जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरा ऑटोबायोग्राफिकल अपनी वो जर्नी इसमें लिखी है। अ स्कोप्स ट्रेवल्स टू वेरियस कोर्ट्स, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ विविड पोर्ट्रेयल ऑफ द जर्मैनिक वर्ल्ड। क्यों? उस टाइम पर जर्मैनिक ट्राइब्स का अटैक हुआ था, ठीक है, तो पूरा क्या चल रहा था उसके बारे में इन्होंने बताया। इट्स हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें जिन जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बताया हुआ है वो कोई इमेजिनरी नहीं है, इन्होंने एक्चुअल जो जोग्राफिकल लोकेशंस थी उसी के साथ ही इन्होंने, इसमें फिक्शन इन्होंने मिक्स नहीं किया है जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में, ठीक है। जैसी जोग्राफिकल लोकेशंस इन्होंने अपने वर्क में मेंशन किए वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट से नहीं इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए भी हमारे बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल जोग्राफिकल लोकेशंस का उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें, बियोवुल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक फ्रेगमेंट ऑफ द एंग्लो सेक्सन एरा। कितनी लाइन्स है ये याद रखना जरूरी है। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 3000, अप्रोक्सीमेटली थी नहीं, ये याद रखना जरूरी है, 3182 लाइन्स, 3182 लाइन्स, ठीक है, ये एग्जैक्ट याद होना जरूरी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, एक भी फैक्ट आप बियोवुल्फ के बारे में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एपिक, एपिक क्या होता है? अभी हम बात करते हैं एपिक क्या होता है। एपिक में क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होंगे और उनमें किस चीज के बारे में बात करी जाएगी? उनके हेरोइक डीड्स के बारे में, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ ये पोएट्री की एक फॉर्म है जिसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स का मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। भाई हम बियोवुल्फ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो एक मॉन्स्टर को हरा दे रहा है, ठीक है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ही वॉज अ ह्यूमन, ठीक है, वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, ठीक है, जो उनसे आई गेस 12 टाइम्स बिगर है, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन है उसमें, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जितना मुझे याद है 12 टाइम्स उससे बिगर मॉन्स्टर है, जो ग्रेंडल मॉन्स्टर इसमें आएगा, और वो हरा दे रहा है उसे। तो इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर बन जाता है वहाँ पर भी। और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है?
उसके हीरोइक डीड्स के बारे में। हीरोइक डीड्स का मतलब क्या, वो फाइट करने के लिए जब ग्रेंडल से जाता है, ठीक है, वो अपनी जो तलवार होती है उसको छोड़ देता है, और इवन दो ग्रेंडल उससे 12 टाइम्स बिगर है, बट स्टिल वो तलवार फेंक देता है। क्यों? क्योंकि ग्रेंडल के पास भी लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द हीरोइक क्वालिटी, कि अगर तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो नहीं, मैं तलवार के साथ नहीं लड़ूंगा, ठीक है, मैं भी बेयर हैंडेड होके ही फाइट करूंगा, ठीक है। तो ये उनकी हीरोइक डीड्स, कि वो कैसे अपने पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लड़ता है, ठीक है, मॉन्स्टर से, ये सब हीरोइक क्वालिटीज, और उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो इट्स एन एपिक पोएम, ठीक है, समझ आया? एपिक फाउंड इन अ सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट, अभी बताया था हमने, ठीक है, ये एक सिंगल कॉटन वीएस मैन्यूस्क्रिप्ट में हमारी मिलती है पूरी, ठीक है, एक सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट में ही पाई गई है, कुछ पार्ट्स में नहीं मिली है। इट डील्स विद द इवेंट्स ऑफ अर्ली 6th सेंचुरी, दो बिलीव टू बी रिटन इन 8th सेंचुरी। बोले जाता है कि ये 6th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है, डील करती है इवेंट से, और लिखी गई थी हमारी 8th सेंचुरी में। द एपिक फॉलोज द हीरोइक डीड्स ऑफ अ बेओवुल्फ, अ गीट वॉरियर, यस गीट, ही बिलोंग्स टू गीटलैंड, ठीक है, इसलिए उनको गीट वॉरियर, ये भी याद रखना है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है, गीटलैंड से बिलोंग करते थे। ऐसी बैटल्स मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन्स, पहले वो मॉन्स्टर से लड़ते हैं, फिर मॉन्स्टर के बाद मॉन्स्टर की जो मदर होती है अंडर वाटर जाके उनसे लड़ते हैं, ठीक है, और लास्ट में किससे लड़ते हैं, ड्रैगन से लड़ते हैं, और ड्रैगन से लड़ते लड़ते, ठीक है, उसको मारने के बाद वो पूरा वुंडेड हो जाते हैं और लास्ट में मर जाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक समरी है, बस समरी इतनी याद रखनी है, बस इसमें कुछ की फैक्टर्स है जो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है, जो रिपीट हुए हैं, नेट में आए हुए हैं उनसे क्वेश्चन, नेट में या सेट में या दूसरे किसी एग्जाम में, तो बस वो की फैक्टर्स याद रखने हैं, और एक बेसिक समरी कि पहले ये हुआ वो हुआ, दैट्स इनफ, ठीक है। विट्सिथ, ये शॉर्ट में अगर हम बात करें, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अ स्कोप, ठीक है, विविड पोर्ट्रेयल ऑफ जर्मैनिक वर्ल्ड, क्या होता था वहाँ, कैसा होता था, फाउंड इन 10th सेंचुरी एक्स्ट्रा मैन्यूस्क्रिप्ट, ये इसके की फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा बेओवुल्फ 3182 लाइन एपिक, ठीक है, डील्स विद अर्ली 6th सेंचुरी इवेंट्स, हीरोइक डीड्स ऑफ बेओवुल्फ अगेंस्ट मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन्स, गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द राइज ऑफ एपिक पोएट्री, बेओवुल्फ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, बेओवुल्फ इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। बेओवुल्फ, अ पावरफुल वॉरियर, एम्बार्क्स ऑन एपिक क्वेस्ट, बैटलिंग मॉन्स्टर्स एंड प्रोटेक्टिंग हिज पीपल, पूरे इसमें यही हो रहा होता है, ठीक है। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ हीरोइज्म, लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज पीपल, ठीक है, गुड वर्सेस एविल, कि वो एक अच्छा आदमी है, मॉन्स्टर एक बुरा है, गुड वर्सेस एविल की थीम इसमें चलती है, एंड द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, बेओवुल्फ ऑफर्स इनसाइट टू द एंग्लो सैक्सन्स वैल्यूज, उस टाइम पर किन वैल्यूज को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा जाता था, हीरोइक क्वालिटीज, ठीक है, बिलीव्स एंड वर्ल्ड व्यू, एज वेल एज द आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन, उस टाइम में कैसे एपिक लिखे जा रहे थे, ये हमें बेओवुल्फ से पता लगता है। थीम, सिंबल्स यूज किए गए हैं, ठीक है, हीरोइज्म, करेज, स्ट्रेंथ एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर अदर्स, अपने लोगों को बचाते बचाते बेओवुल्फ की डेथ होती है, हमने देखा है। तो वो क्या बता रहे हैं कि हाँ, वो इतना हीरोइज्म उनके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते, ठीक है। द ड्रैगन्स अटैक रिप्रेजेंटिंग द एंड द साइकिल ऑफ, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया कि कैसे वो किंग को लेके अपने लोगों को लेके, ठीक है, लॉयल थे। अच्छा, इसमें कुछ फैक्टर्स है जो हमें याद रखने हैं, बेसिक समरी हमें आइडिया लग गया है, एक बार फिर उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रोदगर करके किंग है, स्पेलिंग कैन बी रॉन्ग, ठीक है, एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है, रोदगर, उनके वहाँ पे एक ग्रेंडल करके एक मॉन्स्टर होता है जो उन्हें परेशान करता है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए किसको बुलाया जाता है, बेओवुल्फ को, ठीक है। जो मैं की फैक्टर्स की बात कर रही थी, इसमें की फैक्टर क्या है, हमने देख लिया बेओवुल्फ कहाँ से, गीटलैंड से, ठीक है, कैसे मारता है वो, जो ग्रेंडल है उसको कैसे मारता है, उसकी जो आर्म है, नो
सॉरी, ये क्वेश्चन था बहुत पहले, उसकी आम को उखाड़ देता है वो, ठीक है। तो कैसे, ये नोट करने वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। अच्छा, कितने पार्ट्स में है ये हमारी, पहला पॉइंट तो ये कि उसने ग्रेंडल को कैसे मारा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। ग्रेंडल को मार दिया, ठीक है, तो उसकी माँ होती है अंडर वाटर जो रहती है, ठीक है, वो फिर अटैक, वो अपना रिवेंज लेने के बारे में सोचती है। बियोवुल्फ फिर अंडर वाटर जाके जो मॉन्स्टर की मदर होती है उसको भी मार देता है, ठीक है। फिर एक 50 ईयर्स का गैप होता है, ठीक है। 50 ईयर्स के गैप के बाद क्या होता है कि बियोवुल्फ थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, बट स्टिल वहाँ पर पे उसकी जो किंगडम होती है उसमें वो किंग बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर पे एक ड्रैगन जो मुंह से आग फेंकता है, ठीक है, वो वहाँ अटैक करता है। वो बूढ़ा हो जाता है बट स्टिल जो वहाँ पे लोग हैं, ठीक है, उनके लिए वो फाइट करता है ड्रैगन को, ठीक है, बट वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। वो ड्रैगन को फाइट करते करते वुंडेड, ठीक है, घायल हो जाता है वो वहाँ पर पे और फिर मर जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या की फैक्टर है जो हमें याद रखना है कि ये एंड कैसे होती है, ये पूरी पोएट्री एंड कैसे होती है। लास्ट में एक फ्यूनरल सीन है, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जो भी ये आगे के लिए भी है, आगे हम और भी एजेस पढ़ेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट हमारी क्लास है, इसके बाद बाकी एजेस पे भी होगी। उसमें भी जो भी कोई इम्पोर्टेंट पोइट्री है उसका लास्ट सीन और उसका फर्स्ट सीन जिसका इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगी बस, बट लास्ट सीन कि कैसे वो एंड हुई, ठीक है, वो याद होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूनरल सीन से एंडिंग होती है। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये डिवाइडेड तो ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है, बट इसमें 3 नैरेटिव्स है। पार्ट्स में ये ऐसे ही डिवाइडेड है कि एक 50 ईयर्स से पहले वाला, ठीक है, और एक 50 ईयर्स से बाद वाला, लेकिन इसमें 3 नैरेटिव्स चलते हैं, ठीक है। एक पहले आपका होगा जिसमें ग्रेंडल आया, ठीक है, फिर ग्रेंडल की मदर, फिर ड्रैगन, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स एंड 3 नैरेटिव्स में डिवाइडेड है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रक्चर, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू, ये 3 मेन पार्ट्स का यहाँ मतलब यही है, ठीक है, कि 3 नैरेटिव्स में ईच फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट चैलेंज बियोवुल्फ फेसेस, ठीक है। ये देख सकते हो इस तरीके से लिखी हुई है। अब इसको, ये इस तरीके की लैंग्वेज थी उस टाइम पे, आज हम इसको समझ भी नहीं सकते हैं, इसको पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, रेफरेंस के लिए मैंने लगा दिया, ठीक है, कि एक आइडिया हो किस तरीके से। हाँ, बियोवुल्फ सिर्फ हमें समझ आ रहा है बट बाकी हम कुछ भी इसमें पढ़ नहीं सकते हैं, तो इस तरीके की लैंग्वेज थी उस टाइम पर, ठीक है। द पोएम एम्प्लॉयज एलिट्रेशन, ठीक है, मेटाफर्स का यूज हुआ है इसमें, पोएटिक लैंग्वेज और इवोक विविड इमेजरी, ठीक है। एलिट्रेशन जैसे कि बताया उस टाइम पर एलिट्रेशन ही एक जो हमारा स्टाइल था वो यूज़ किया जाता था, तो उसका यूज़ इसमें भी है। मीटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 स्ट्रेस लाइन विद एलिट्रेशन क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्शन रिदमिक पैटर्न, ठीक है, 4 स्ट्रेस लाइन विद एलिट्रेशन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। उस तरीके से पोइट्री हमारी लिखी गई है। अब आ जाते हैं लिरिकल एलिजीज पे, ठीक है, मैंने अभी बताया समझाया एलिजीज क्या होती है, ठीक है। तो ये हमारी एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इंक्लूड्स सेवरल नोटेबल लिरिकल एलिजीज। द वॉन्डरर इज अ लेमेंट ऑफ अ डिपार्टेड जॉयस फोकसिंग ऑन अ प्रोटैगनिस्ट हु हैज बिकम एन एक्साइल आफ्टर हिज लॉर्ड्स डेथ। तो इसमें देख रहे हो वही सैडनेस की थीम, ठीक है। द सीफेरर प्रोवाइड्स अ मेलैंकली अकाउंट ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ एट सी, ठीक है, इसमें किसी की डेथ नहीं हुई है, ठीक है, बट ये कैसी वहाँ लाइफ है, सी फेरर, ठीक है, मेलैंकली, सैडनेस, ग्रीफ, ठीक है, वो थीम हमारी इसमें आ गई। तो वो ये बताता है वहाँ पे क्या क्या हार्डशिप्स जो हम सी पे हम फेस करते हैं, ठीक है। द वाइफ्स लेमेंट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सेपरेशन विद द वाइफ लेमेंटिंग हर एस्ट्रेंज फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है, समझ गए।
द हस्बैंड्स मैसेज, ये वही पूरा इसमें बताया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक बेसिक आइडिया के लिए लिखा था कि पता लगे कि हाँ एलिजीज में किस किस तरीके की थीम्स को हम एक्सप्लोर करते हैं, कौन कौन सी, ये थोड़ा याद रखना जरूरी है कि एलिजीज क्या क्या थी हमारी, द वॉन्डरर, द सीफेरर, द वाइस लेमेंट, द हस्बैंड मैसेज, लेमेंट ऑफ एन एक्साइल, हार्डशिप्स ऑफ सी लाइफ, ये इसमें थीम है इसकी, द वॉन्डरर की लेमेंट ऑफ एन एक्साइल, द सीफेरर की हार्डशिप्स ऑफ सी लाइफ, द वाइस लेमेंट की सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड, द हस्बैंड मैसेज की, ठीक है, विद द स्पीकर, लव थीम भी इसमें हमारी एक्सप्लोर की गई है, ठीक है, तो ये थीम्स है और ये एलिजीज है, ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे एक पॉइंट और कवर करना है, आई थिंक इट्स नॉट मेंशन्ड हियर, हाँ, ये क्वेश्चन आया था, किंग ऑल्फ्रेड, ठीक है, ये हमारे एक एंग्लो सैक्सन किंग है, ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से आया था कि ये किंग के साथ साथ, ठीक है, और क्या मतलब इन्होंने किया है, तो ही वॉज अ ट्रांसलेटर ऑल्सो, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है इनके बारे में फैक्टर्स, जो नेवी है, नेवी का कॉन्सेप्ट वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, उससे पहले नेवी नहीं थी, ठीक है, तो किंग इसी वजह से इनके आगे लगता है द ग्रेट, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है, नेवी का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, एंग्लो सैक्सन एज में, ये एक ट्रांसलेटर भी थे, काफ़ी सारे वर्क्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है, सो आई होप सब क्लियर हो गया होगा, कोई अगर डाउट है तो बताओ, क्लियर, ठीक है, तो ये हमारी पूरी एंग्लो सैक्सन एज कवर हो गई है, ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जाके देखो, इससे हेल्प मिलती है या नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा वैसे सब प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है इससे क्लियर हो जाएंगे, इनकेस फिर भी कोई डाउट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू।